आज हम आगे बढ़ेंगे होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जो बैकग्राउंड हमने डिस्कस करी कि जिसमें हमने केस स्टडी जो फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप की जो एक्विजिशन हुई थी, उस केस स्टडी के साथ हमने कंसेप्ट को डिस्कस करने की कोशिश करी थी। आई होप कि अब वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज जितने डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में की थी, उसकी आज एक हम पहले समरी और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने डिस्कस किया था कि वेन एवर द एसेट्स आर रीवैल्यूड ऑन द डेट ऑफ द एक्विजिशन, तो दो तरह की जब रीवैल्यूएशन की जाती है तो दो ऑप्शन हमारे पास होते हैं। एक हो सकता है कि देयर वुड बी अपवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो अपवर्ड रीवैल्यूएशन फिक्स्ड एसेट्स का मतलब है कि आपके पास 1,00,000 रुपए की जो बुक वैल्यू है वो अब 1,10,000 रुपए मान लीजिए उसकी रीवैल्यू यानी कि फेयर वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू है। तो 10,000 रुपए से वो क्या हो गई जी, अपवर्ड हो गई। दूसरी हो सकती है कि डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो डाउनवर्ड का मतलब है कि 1,00,000 रुपए आपकी बुक वैल्यू है और मान लीजिए कि अब वो 95,000 रह जाती है। तो उस केस में इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। तो उसका इफेक्ट और इंपैक्ट क्या होता है, जैसा हमने डिस्कस किया था कि जनरली जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है तो उस टाइम उसके बिजनेस को एक तरह से रीवैल्यू किया जाता है। और रीवैल्यू करने के लिए हम डिफरेंट एसेट्स की जब वैल्यूएशन करते हैं तो उसको हम जनरली रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। लेकिन अब उसका जो इफेक्ट और इंपैक्ट है वो क्या होगा। सो द इफेक्ट और इंपैक्ट जो सब्सिडरी लिमिटेड है, तो एक तो हुआ कि देयर वुड बी ए रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे अभी आपने देखा कि 1,00,000 की एसेट 1,10,000 में रीवैल्यू की, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 10,000 रुपए से हम एक तरह से रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट बोलेंगे। ओके, जब रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, और दूसरा हमने देखा कि क्या हो सकता है, रीवैल्यूएशन ऑफ लॉस। जैसे यहां पे हमारे पास 5,000 रुपए का, क्योंकि 1,00,000 की 95,000 हो गई है तो 5,000 का जो है वो एक तरह से लॉस हो रहा है। और इसकी जो हम एंट्री जो जनरली पास करते हैं, क्योंकि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो एसेट अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है जी। और रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट उसको हमने क्रेडिट कर दिया, क्या नया अकाउंट एक तरह से रीवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट। और उसी तरह से एसेट हमारी कम होगी तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। तो इस तरह से ये 10,000 रुपए के से हो जानी थी और ये 5,000 रुपए से आपकी एंट्री पास हो जाती। लेकिन आपको पता है कि ऐसा जो लॉस है वो बहुत ओकेजनली होता है, वो रिकरिंग नेचर नहीं होता, इसलिए ये कैपिटल प्रॉफिट माना जाता है। दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और उसी तरह से ये आपका जो है कैपिटल लॉस माना जाता है, दैट इज ऑल्सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ओके, अब ये जो प्रॉफिट और लॉस होता है ये जनरली कौन से नेचर का होता है, ये कैपिटल इन नेचर होता है। जब कैपिटल नेचर होता है तो इसकी जो एडजस्टमेंट की जाती है वो जनरली हम जब कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते हैं, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हैं, तो उस टाइम हम जो प्री एक्विजिशन एडजस्टमेंट है वहां पे करते हैं। सो दैट इज एडजस्टेड अगेंस्ट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट आपको पता है हमने कौन सा नेचर का माना है, सर कैपिटल नेचर माना है। तो ये भी कैपिटल नेचर है, इसका मतलब है कि ये कहां जाएगा, कैपिटल नेचर है तो ये इसकी एडजस्टमेंट कहां होगी, प्री एक्विजिशन में। कौन सा प्रॉफिट, सर प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। और ये जो कैपिटल लॉस है दैट इज ऑल्सो ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो ये भी कौन सी नेचर का होगा, सर कैपिटल नेचर होगा, तो इसकी एडजस्टमेंट भी कहां होगी, प्री एक्विजिशन में ही इसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। आपको याद होगा हमने जो प्रीवियस लेक्चर किए थे वहां पे देखिए, जैसे हमने क्या करते थे, यहां पे प्री, यहां पोस्ट और टोटल, यहां पे पोस्ट के हम दो पार्ट कर लेते थे। यहां पे ये देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल आता था, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है,
अब यहां पे प्लस और माइनस क्या कर दिया मैंने, रीवैल्यूएशन गेन ऑब्लिक लॉस, यानी कि कैपिटल रिजर्व। उसको हम अगर प्रॉफिट है तो ऐड करते हैं, लॉस होगा तो वहां से माइनस करेंगे, और बाकी का रिजल्ट जो है आपके पास क्या आ जाता है, नेट एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। तो यहां पे ऑटोमेटिकली किसके अंडर आ गया सर, प्री, क्योंकि प्री को हम क्या मानते हैं, बोलो कैपिटल इन नेचर, और कैपिटल नेचर इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो इसका मतलब जनरल रिजर्व अब कैपिटल रिजर्व में इसमें आ जाएगा। होगी जी बात क्लियर, प्लस होगा तो कैपिटल रिजर्व में ये बात आ जाएगी। यहां तक बात क्लियर है। फिर आपको पता है उसके आगे हम क्या करते हैं, उसके आगे सर हम होल्डिंग और माइनॉरिटी के बीच में इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर होल्डिंग और माइनॉरिटी होगी। ओके, आई होप कि यहां तक बात क्लियर है। दूसरा इफेक्ट क्या होगा सर, जैसे ही रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होगी, तो अब जैसे ये एसेट जो 1 लाख की है तो 1,10,000 रुपए की अब एसेट बन गई। तो उससे क्या होगा सर कि जो डेप्रिसिएशन था पहले हम 1 लाख रुपए के ऊपर चार्ज कर रहे थे, लेकिन जब हमने रीवैल्यू की तो उससे आगे के पीरियड के लिए उसके डेप्रिसिएशन में क्या हो जाएगा सर, चेंज होगा। सही है। उसी तरह से जैसे 1 लाख रुपए की एसेट अब कितनी है, 95,000। पहले आपने डेप्रिसिएशन कितने में चार्ज कर रखा है, 1 लाख पे, लेकिन डेप्रिसिएशन होना किसके ऊपर चाहिए था, 95,000। इसका मतलब आपने एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। अगर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज किया है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन में भी चेंज होगा। तो सिंपल सी बात क्या हो गई, देखो कि जब एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू की जाती है तो या तो इंक्रीज होती है या डिक्रीज होगी। अगर इंक्रीज और डिक्रीज होगी तो उनके डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया होता है उसके ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो पहला इफेक्ट मैंने आपको बता दिया, कैपिटल नेचर है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन में चेंज होगा तो क्या होगा, बिल्कुल देखिए डेप्रिसिएशन में क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन का मतलब है यहां आपको 10,000 रुपए जो एक्स्ट्रा एसेट को रीवैल्यू किया तो उसके ऊपर 10,000 के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले एसेट 1 लाख की थी, अब होगी 1,10,000 की। तो 10,000 के ऊपर आपको उस एसेट के ऊपर 10,000 के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होती है सर, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लो, डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो गया, और अगर मान लीजिए कि उसने क्या हुआ 5,000 के ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर रखा है एक्स्ट्रा, क्योंकि 1 लाख के ऊपर किया था, होना कितने के ऊपर चाहिए था 95, तो 5,000 पर एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसलिए सेविंग एंड डेप्रिसिएशन हो जाएगा। जब सेविंग एंड डेप्रिसिएशन होता है क्या होता है, रिवर्स एंट्री होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लो, जनरल एंट्री के साथ ही जो बच्चे जो जर्नल एंट्री के साथ जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं, दे आर गेटिंग दिस पॉइंट, राइट। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ सर, अल्टीमेटली क्या होता है कि अगर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा तो वो भी किस में से होगा, पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट में से। पोस्ट एक्विजिशन एडजस्टमेंट जो है सर वो रेवेन्यू नेचर का होता है, याद होगा आपको। ये देखिए, ये पोस्ट एक्विजिशन होता है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते थे, पका पकाया, और इसको क्या बोलते हैं, जो खुद कमाया। जब खुद कमाते हैं तो किसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू इन नेचर। तो पोस्ट एक्विजिशन, तो इसका मतलब है कि अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो किसके अगेंस्ट चार्ज किया जाएगा सर, पोस्ट एक्विजिशन का जो प्रॉफिट होगा उसके अगेंस्ट उसकी एडजस्टमेंट की जाएगी। और अगर सेविंग होगी तो भी सब उसी में ही ट्रांसफर की जाएगी। क्यों की जाएगी, क्योंकि दिस इज रेवेन्यू नेचर, क्योंकि ये इसको हमने अर्न कर रखा है। तो आपको याद होगा, ये मान ली डेट ऑफ एक्विजिशन है, ये ओपनिंग डेट है, ये आपका डेट ऑफ कंसोलिडेशन होता है। तो एक डेट जो डेट ऑफ एक्विजिशन है, इस पहले का पीरियड जो प्री होता है, इसके बाद का पोस्ट होता है। ये हमारा पका पकाया, इसलिए इसको हम कैपिटल इन नेचर मानते हैं, और ये जो खुद हम अर्न करते हैं इसको हम रेवेन्यू इन नेचर मानते हैं। तो हमारी जो ट्रीटमेंट हो गई वो क्या हो गई कि अगर रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस होगा तो कैपिटल नेचर का है, तो कैपिटल नेचर है तो नेचुरली प्री एक्विजिशन के प्रॉफिट में एडजस्टमेंट होगी। और उसी एवज में अगर हमारा जो डेप्रिसिएशन है एसेट्स के ऊपर, जो डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट होगी, चेंज जो डेप्रिसिएशन की होगी उसकी एडजस्टमेंट हम किसके अगेंस्ट करेंगे, पोस्ट एक्विजिशन के अगेंस्ट जो है उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, क्योंकि ये वाला हमने अर्न किया होता है। यहां तक बात क्लियर है जी। ओके, ये छोटी सी समरी। अब इसको हम थोड़ा सा अब डिटेल में बात करना की कोशिश करते हैं। तो अब मेरे पास आ जाता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। लो, क्या करेंगे स्टेप, पहला स्टेप होगा सर कैलकुलेशन ऑफ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस। अभी हमने बात करी।
सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, पर कैसे कैलकुलेट होगी? जो मैंने एक छोटा सा इंस्टांस आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस डेट को अक्वायर किया गया उस डेट को बुक वैल्यू कितनी है, किताबों में उसकी क्या वैल्यू। उसके बाद आपको क्या चाहिए? फेयर मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट, फिक्स्ड एसेट। एसेट का मतलब यहां फिक्स्ड एसेट्स, यू प्रिज्यूम इट नाउ ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। ध्यान रखना, ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फेयर वैल्यू और मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। और बुक वैल्यू भी क्या चाहिए? डेट ऑफ एक्विजिशन। दो फिगर्स मुझे चाहिए और दोनों को मैं अब कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करके मेरे पास क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस होगा। ये मेरा स्टेप नंबर 1 होगा। ओके, अब सर फेयर वैल्यू तो ठीक है, मुझे पता है कि उसी डेट को गिवन होगी, लेकिन बुक वैल्यू नहीं दी होगी। ओके, तो बुक वैल्यू के लिए नोट नंबर 1, बुक वैल्यू एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। उस डेट को, एक्विजिशन के डेट में हम उसकी बुक वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, दो ही बातें होंगी। क्या होंगी? देखो, ये है मान लीजिए टाइम लाइन, ठीक है। या तो बुक वैल्यू इस डेट को होगी या इस डेट को होगी, और डेट ऑफ एक्विजिशन मान लीजिए बीच में है। अब क्या करेंगे? सर कुछ भी नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे? हमारे पास जो ये बिगिनिंग की है, बिगिनिंग की डेट ऑफ एक्विजिशन को बेस मान लेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो क्या करेंगे? डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये देखो, ये ओपनिंग डेट थी ना, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मान लो ये आइटम थी 1 लाख रुपए की, और उसको एक्वायर किया गया, मान लीजिए कि 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए में एक्वायर किया गया। अब एक्विजिशन तो इस डेट को है, लेकिन बुक वैल्यू इस डेट को है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? उनको इक्वलाइज करना पड़ेगा ना। ओके, तो इक्वलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें से इस पीरियड का, जो प्री एक्विजिशन पीरियड का जो टाइम पीरियड है, उसमें उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, तो क्या हुआ? डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसके बाद हमें पास कैसे होगा? बैलेंस शीट वैल्यू इज कंसीडर्ड एज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। ठीक है, डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब इसका मतलब क्या हुआ? अगर बाय द वे आपके पास ओपनिंग डेट, अब देखो पहला सर्कमस्टेंस, ओपनिंग डेट और डेट ऑफ एक्विजिशन एक ही डेट को है। क्या हुआ जी? ये देखो आप, ये और ये ओपनिंग डेट है, और डेट ऑफ एक्विजिशन भी इसी डेट को है। दोनों डेट्स जो बिगिनिंग में है। तो क्या करेंगे? तो सर सिंपल है कि डेट ऑफ एक्विजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर है, तो क्या होगा? बैलेंस शीट वैल्यू इज कंसीडर्ड एज बुक वैल्यू ऑफ द एसेट। जो भी ओपनिंग डेट को वैल्यू होगी, दैट इज टू बी ट्रीटेड हियर एज द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट, क्योंकि दोनों डेट्स क्या हैं? सेम है, एक ही टाइम को है। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ड्यूरिंग द करंट ईयर का मतलब क्या हुआ? यहां से लेकर के यहां तक कभी भी हो सकती है। जैसे मैंने इंस्टांस आपको बताया, यहां पे है, अगर यहां पे है तो क्या हुआ? पहले केस में क्या था? दोनों डेट यहीं पे आ गई, तब तो कोई परेशानी नहीं हुई। तो जो आपके पास बिगिनिंग में थी, वही आपके पास क्या हो जाएगी? बुक वैल्यू। अच्छा, अब आ गया ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो क्या करेंगे? सर यहां की बैलेंस शीट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसको लेंगे, ये वाली बैलेंस शीट वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन ऑन एसेट अप टू डेट ऑफ एक्विजिशन। यहां से लेकर के यहां तक जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी टाइम पीरियड होगा, जो उस अमाउंट का जो डेप्रिसिएशन है, उस पीरियड का जो डेप्रिसिएशन है, वो कैलकुलेट किया जाएगा। अब कैलकुलेट किया जाएगा तो उतने का अमाउंट आप यहां से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ गया? बुक वैल्यू। ठीक है जी, बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। कब आ गया? बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन। कब चाहिए? इस डेट को चाहिए। और फेयर वैल्यू क्या है? इसी डेट को है। अगर इसी डेट को है तो अब दोनों बराबर हो गए, अब हमारा कंपैरिजन हो सकता है। लेकिन ये जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपल है, बुक वैल्यू राइट इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा होगा, इनटू पीरियड ओवर 12 मंथ्स। अब मान लीजिए यहां पे ये 3 मंथ्स हैं तो 3/12। अगर मान लो ये 6 का है तो 6/12। अगर ये 9 है तो 9/12। जो भी पीरियड होगा उसके बाद। ठीक है जी, तो ये जो डेप्रिसिएशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बुक वैल्यू इनटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू पीरियड डिवाइडेड बाय 12 मंथ्स। ये आपने ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट इसमें से माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो है बुक वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा। तो इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, और आपके पास क्या आ जाएगा? रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस आ जाएगा। ओके,
अब आप बोलेंगे कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी, नोट नंबर 2 आ गया। तो एक तो क्या हो सकता है, एक तो आपके पास गिवन हो सकता है, ठीक है जी, जैसे मान लो 5% है, 10% है, 15% है, 20% है, जो भी है। एक होता है इंप्लाइड, इंप्लाइड का मतलब है हिडन है, हिडन है तो आपको कैलकुलेट करना है। तो कई बार कैलकुलेट करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वहां कैसे इंफॉर्मेशन आपके पास देती है। जैसे जनरली क्या होती है, ओपनिंग बुक वैल्यू, अब ओपनिंग बुक वैल्यू यानी कि इस डेट को दे रखा है और इस डेट को वैल्यू दे रखी है। ये देखो, ये देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। मान लो ये 1 लाख रुपए है और यहां पे 80,000 आ जाता है। 1 लाख है ओपनिंग और ये क्लोजिंग 80,000 है, ठीक है। तो ओपनिंग बुक वैल्यू माइनस क्लोजिंग बुक वैल्यू क्या हो गया जी, 1 लाख माइनस 80,000, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 1 लाख हो गया, ओके। अब उसके बाद इंटू 100 हो जाएगा, तो ये हमारे पास 20,000 आ गया जी, 20,000, ओके। क्योंकि 1 लाख माइनस 80,000 कितना होता है, 20,000, 20,005 और ये विच इज इक्वल टू 20%। बोलो रेट आ गया, अगर रेट आ गया तो यहां पे आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई हो जाएगा, और अप्लाई हो गया तो आपके पास कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मेन क्या हो गया जी, बस आपने इतना सा ध्यान रखना है, बुक वैल्यू ऑफ एसेट ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन देना है, और फेयर वैल्यू तो आपके पास डेट ऑफ एक्विजिशन की होगी ही होगी। जिस डेट को एक्वायर करेगा उसी डेट को क्या कर दी जाती है, वैल्यूएशन की जाती है, ठीक है। आइए जी अब इसको हम प्रूव करते हैं, एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन के साथ हम इनकी डिस्कशन करते हैं। सो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखिए क्या हुआ, H Limited acquired shares of S Limited on 1st January 2020 during 2019-20 and on the same day it revalued its plant and machinery at ₹1,50,000। अब आप समझ रहे हैं कि ये रिवैल्यूएशन क्या चीज होती है, क्योंकि जो केस स्टडी थी हमारी व्हाट्सएप और आपके पास फेसबुक की, उससे आपको पूरी स्टोरी जो है वो आपको समझ आ रही होगी। अच्छा, अक्वायर कर दिया जी 1 जनवरी 2020 को ड्यूरिंग 2019-20 एंड ऑन द सेम डे इट रीवैल्यूड इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट ₹1,50,000, ओके। बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड ऑन, देखना जरा, 31/3 को दे रखी है 2020 इज ₹1,80,000, ओके। एंड ऑन 1st April 2019 इट इज 2 लाख, और 1st April 2019 को ये 2 लाख है, ओके। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या हुआ, टाइमलाइन बनाते हैं। देखो हमारा टाइमलाइन बना जी 1920 लेवल है, तो मैंने 1st April 2019 हमारी ओपनिंग डेट आ गई, और 31 मार्च 2020 जो है आपकी डेट ऑफ कंसोलिडेशन बोल लो या क्लोजिंग डेट बोल लो, ओके। अब हम बात किसकी कर रहे हैं सर, प्लांट एंड मशीनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है 1st April 2019 को, 1st April 2019 को वो है सर 2 लाख रुपए, ठीक है जी। बुक वैल्यू ऑन 1st April 2019 कितनी है, 2 लाख रुपए, और उसी प्लांट एंड मशीनरी की 31/3/2020 को है 1,80,000। ये लोगों 31/3/2020 को 1,80,000, ठीक है। डेट ऑफ एक्विजिशन कब हुई है, तो डेट ऑफ एक्विजिशन है एच लिमिटेड अक्वायर्ड शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1st जनवरी। तो 1st जनवरी कब आएगा 2020 का, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आ गया जी डेट 1st जनवरी 2020, ओके। और उसने कितने पे अक्वायर किया है, एच लिमिटेड अक्वायर शेयर्स ऑफ एस लिमिटेड ड्यूरिंग 2000 एंड ऑन द सेम इट रीवैल्यूड इट्स प्लांट एंड मशीनरी एट 1,50,000। तो डेट ऑफ एक्विजिशन ये है, और उसके उस दिन जो फेयर वैल्यू है वो कितनी है, 1,50,000 रुपए मार्केट वैल्यू, क्योंकि उसको उसके इस डेट के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर उसको एक्वायर किया गया है, राइट। तो देखो बुक वैल्यू ये दे रखी है, बुक वैल्यू ये दे रखी है, फेयर वैल्यू यहां पे है, और मुझे जो है कंपैरिजन के लिए क्या चाहिए सर, ये जो बुक वैल्यू है मुझे इस डेट को चाहिए, इस डेट को नहीं, इस डेट को चाहिए मुझे, क्योंकि फेयर वैल्यू मेरी 1,50 है, बिल्कुल सही बात है। तो अब हम क्या करते हैं, तो बुक वैल्यू ऑन 1st जनवरी 2020, तो जनरली अभी हमने क्या किया, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग, ये लो बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग कितनी है 2 लाख रुपीज, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। क्यों 9 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल से लेकर के जनवरी तक
मेरे कितने होते हैं 9 मंथ्स, और बाकी आगे जो है वो कितने हैं 3 मंथ्स। ठीक है जी, बात यहां तक ओके। और इधर जो है, अब इस डेट ऑफ एक्विजिशन इधर को जो लॉस होता है वो कैपिटल लॉस होता है, अभी हमने पढ़ा, और इससे इधर को जो लॉस होता है वो रेवेन्यू लॉस होता है, क्योंकि प्री एक्विजिशन और ये पोस्ट एक्विजिशन, ये पका पकाया ये हम खुद अर्न करते हैं। ठीक है जी, ये तो हम पुरानी बातें कर रहे हैं। तो मुझे क्या चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन किस डेट को की है 1 जनवरी को, और फेयर वैल्यू मुझे किस डेट की अवेलेबल है इस डेट की, तो बुक वैल्यू मुझे किस डेट की चाहिए सर, इसी डेट की चाहिए। मुझे क्या दे रखी है 2 लाख की, तो ठीक है जी, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग हो गया माइनस। ओके, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द होल ईयर इज इक्वल टू 2 लाख और क्लोजिंग कितना है 180, 2 लाख 1,80,000, तो टोटल पूरे साल का जो डेप्रिसिएशन हुआ वो 20,000 हुआ। अगर 20,000 हुआ तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 20,000 डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 विच इज इक्वल टू 10%। ठीक है ओके, तो कैसे कैलकुलेशन होती है सर, 2 लाख माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द होल ईयर इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इंटू पीरियड डिवाइडेड बाई 12। बताओ जी कितने महीने का था जी सर, 9 मंथ्स का था। 9 मंथ्स का था तो लो जी 9 मंथ्स का अगर हमारे पास था तो कितना हो गया जी 15,000 रुपीज हमारा कैलकुलेशन करके, तो 2 लाख माइनस 15,000 1,85,000 रुपए हमारी बुक वैल्यू आ गई ऑन 1 जनवरी 2020 को। सर अब बराबर हो गए, तो अगर बराबर हो गए तो हम अब कैपिटल लॉस और गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ सर, देयर इज ए लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। क्यों हुआ, क्योंकि बुक वैल्यू थी 1,85,000 रुपए की, और उधर जो है वो उसको कितने में रीवैल्यू किया 1,50,000, तो 35,000 रुपए आपके पास क्या हो गया लॉस नहीं कैपिटल लॉस। अभी हमने आपको बात करी थी यहां तक, इधर जो है प्री एक्विजिशन में कौन सा लॉस होता है, कैपिटल लॉस होता है। ओके, तो अभी हमने क्या बात करी सर, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में 2 चीजें होती हैं। अब जो मैं आपको अब डिटेल में आपसे बात कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन एसेट्स में प्रॉफिट होगा या लॉस होता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल प्रॉफिट फॉर होल्डिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, ध्यान रखना, होल्डिंग कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है जी, कैपिटल प्रॉफिट पहले भी हमने डिस्कस किया। ओके, और अगर मान लीजिए लॉस होता है तो लॉस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कैपिटल लॉस और दूसरा होता है रेवेन्यू लॉस, राइट। अब अगर कैपिटल लॉस होगा तो वो भी कैपिटल लॉस होगा। ठीक है, तो दिस इज आल्सो रीवैल्यूएशन इज बिफोर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपका जो रीवैल्यूएशन की जा रही है या तो डेट उसी डेट को की जाती है या उससे पहले की जाती है, तो उसको माना जाएगा कैपिटल लॉस। ये आपके पास ये देखिए, ये अभी बताया आपको, ये देखो सारा प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी प्रॉफिट चाहे इधर हो चाहे इधर हो, सारा का सारा क्या होता है कैपिटल नेचर। लेकिन अगर लॉस हो जाता है कैपिटल लॉस, तो अगर कैपिटल लॉस होता है इस पीरियड में तो वो कैपिटल लॉस, इस पीरियड में होगा तो रेवेन्यू लॉस। ये टेक्निकल बात है इसमें, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैंने क्या लिखा जी, रीवैल्यूएशन इज बिफोर ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो कौन सा होगा जी कैपिटल लॉस। इफ रीवैल्यूएशन इज डन आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स, तो वो क्या होगा रेवेन्यू लॉस, राइट। अच्छा, अब देखो ये जो कैपिटल प्रॉफिट और लॉस है इसको एडजस्टमेंट कहां करते हैं सर, अभी भी हमने डिस्कस करी, तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूं दोबारा से। ये देखो अभी हमने क्या किया, यही डिस्कस करी, कहां एडजस्ट किया हमने, जब हम एनालिसिस ऑफ नेट एसेट्स की कैलकुलेशन कर रहे थे, जो प्री वाला था तो इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको एक तरह से हम कैपिटल रिजर्व मानते हैं अगर प्लस, क्योंकि अब अगर एक्विजिशन से पहले का है, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों को यही एडजस्ट करते हैं, कैपिटल नेचर है, कैपिटल रिजर्व है। तो हम क्या करते हैं, देखो एट द टाइम ऑफ द कंसोलिडेशन, ये देखो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, तो हम जनरली उसको कहां ले जाते हैं, जो कैपिटल रिजर्व होते हैं उसमें उसको कैपिटल प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है कैपिटल रिजर्व ही बन जाता है। या उसको गुडविल में से रिड्यूस करते हैं, और इट रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द गुडविल। कैसे करेगा रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द गुडविल, सिंपल, क्या हुआ, अब मान लो ये आइटम जो है 1 लाख रुपए की आइटम आ जाती है, तो हम क्या करते हैं उसको एच लिमिटेड में और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। अब अगर 80% है तो 80,000 हो गया, ठीक है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना हो गया 20,000। अब हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को किसके साथ कंपेयर करते हैं,
सर हम करते हैं परचेज कंसिडरेशन से। उसके लिए आपने कितना पैसा दिया? अब मान लीजिए कि 80,000 की आइटम को अगर आपने पेमेंट जो है वो 95,000 दी है, तो इसका मतलब है 15,000 रुपए आपकी क्या होगी? गुडविल हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं गुडविल हुई? अब मान लो अगर हम ये रीवैल्यूएशन प्रॉफिट नहीं लेके आते यहां पे, मान लो ये 5,000 रुपए का है, तो क्या होता? तो हमारे पास ये जो 80,000 है, ये 1 लाख की जगह क्या हो जाता? 95,000 का 80% जो है वो आपके पास यहां जाता है। या चलो 10,000 रख लेते हैं यहां पे, ठीक है। अगर 10,000 है तो ये कितना हो गया? 10,000 रुपए। तो 10,000 से आपका ये इंक्रीज नहीं होता तो ये कितना आ जाता? 90,000। अगर 90,000 आता तो 90,000 का 80% कितना हो गया सर? 72,000। तो यहां हम क्या ले जाते हैं? यहां पे 72,000। अब अगर मेरा 72,000 होता और ये 95,000 होता, तो मेरी जो गुडविल है वो कितनी होती? 23,000। एक 23,000 है और एक 15,000। तो बताइए क्या हुआ इसमें? इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द गुडविल कि नहीं? बताओ। पहले कितनी थी? अब इसने क्या किया? पहले अगर नहीं होता, अगर ये कैपिटल प्रॉफिट नहीं बनता तो मेरी गुडविल कितनी होती? 23,000। और जब मैंने इसको ऐड कर दिया तो गुडविल कितनी बन गई मेरी? 15,000 रुपए। बताओ क्या हुआ? इस रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द गुडविल। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास एज ए कैपिटल रिजर्व आता है वो एच लिमिटेड का शेयर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल की कैलकुलेशन के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। और जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता है वो लायबिलिटी साइड ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज इट इज जाता ही रहा। अच्छा, अब आ जाइए हमारे पास जो कैपिटल लॉस है, तो उस केस में क्या होता है? ये जनरली हमारे पास क्या हुआ? ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में ये कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व में से जैसे यहां पे क्या हुआ? कैपिटल रिजर्व में हमने ऐड किया था, यहां इससे में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अगर माइनस हो जाएगा तो इसने, अभी आपने देखा, मैंने प्रूव करके बताया कि इसने गुडविल की वैल्यू को क्या किया? रिड्यूस किया। तो ये क्या करेगा? ये गुडविल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, या जिसको कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के टाइम में ये कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होती है कि नहीं होती? बिल्कुल हेल्प होती है। आगे भी हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको ये प्रूव करके बता दिया। उसके बाद है हमारा रेवेन्यू लॉस। रेवेन्यू लॉस हुआ क्योंकि आपने रिवैल्यूएशन कब की? बोलो, रिवैल्यूएशन कब करी? ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, या तो आपने इस डेट को करी और इस डेट से पहले अगर आपको लॉस हो जाता है तो वो कैपिटल लॉस माना जाता है। और अगर इस दौरान अगर आपने रिवैल्यूएशन करी तो उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू लॉस। और रिवैल्यूएशन इज डन आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स। तो क्या करेंगे? इट इज एडजस्टेड अगेंस्ट द पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, पोस्ट एक्विजिशन। तो उससे क्या होगा सर? इसका मतलब हुआ कि जो हमारी चेंज इन डेप्रिसिएशन होती है, क्योंकि जब कैपिटल एसेट में चेंज हो, अपनी फिक्स एसेट्स में चेंज होती है, तो उस केस में डेप्रिसिएशन में भी चेंज होती है। जब डेप्रिसिएशन में चेंज होती है तो उसको कहां एडजस्ट करेंगे? अगर हमें चार्ज करना होगा तो किसके अगेंस्ट करेंगे? उसको अगेंस्ट किसके अगेंस्ट करेंगे? रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। और अगर ज्यादा हो गया होगा तो उसको भी वापस किस में करेंगे सर? रेवेन्यू प्रॉफिट, यानी कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में डिस्कस। ठीक है जी बात, ओके। तो ये हमारे पास पहला स्टेप क्या आ गया? इसी वजह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जनरली हमारे पास 35,000 रुपए का कैपिटल लॉस हुआ था, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी ये अभी मैंने आपको बताया, लेकिन इससे आगे आपको बात नहीं करी, यानी कि आप कैपिटल लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, आज ये दूसरा जो कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कि ऑन 31 मार्च 2020 एस लिमिटेड books showed plant of rupees at 2,55,000. ओके, डेप्रिसिएशन रेट इज 15%। देखिए अब यहां पे डेप्रिसिएशन रेट आपको दे रखा है पर एनम। एच लिमिटेड एक्वायर्ड शेयर्स ऑन 1 जनवरी 2020 एंड रीवैल्यूड प्लांट एट 2,70,000। तो क्या हुआ जी? अब देखो हमने क्या देखना है? प्रॉफिट और लॉस देखना है। तो क्या देखेंगे हम फटाफट से? बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, ये हमारे पास नहीं है, तो अभी फिलहाल ये मान लीजिए कि दिस आइटम इज नॉट अवेलेबल। ठीक है जी, इसको हम अभी आपके पास ढक देते हैं, या आपके पास नहीं है, राइट। लेकिन फेयर वैल्यू है, बिल्कुल सर फेयर वैल्यू ये है, रीवैल्यूड एट 2,70,000। ये लो 2,70,000 है। ओके, अगर फेयर वैल्यू 2,70,000 है लेकिन बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन चाहिए, वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? टाइमलाइन बनाएंगे। जब टाइमलाइन बनाएंगे तो देखते हैं।
1 अप्रैल 2019 को आपके पास प्लांट की वैल्यू दे रखी है? सर नहीं दे रखी है, हमें दे रखी है ऑन 31 मार्च 2000 एस लिमिटेड बुक्स शोड ए प्लांट ऑफ ₹2,55,000 की। ओके, तो लो जी, हमने भी क्या किया, बुक वैल्यू ऑन 31 मार्च 2020 लिख दिया। लेकिन बुक वैल्यू क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डेप्रिसिएशन जो दे रखा, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% दे रखा है। ये अभी तक आपके पास कुछ भी नहीं है। क्या हो गया जी, 15% हो गया। तो अब इस केस में कैसे कैलकुलेशन करेंगे? यहां 15% है, यहां बुक वैल्यू का क्वेश्चन मार्क है, ये बुक वैल्यू आपके पास दे रखी है। रिवर्स चलना पड़ेगा और आपको कहां चाहिए, ये चाहिए। ओके, तो हमने एक्स लगा दिया, ये 15% हो गया डेप्रिसिएशन। तो बुक वैल्यू कितनी होगी सर? 1 माइनस 15% होगी, विच इज इक्वल टू 85%। ओके, तो 85% एक्स, ये क्या हो गया जी, 85% एक्स होगा, क्योंकि बुक वैल्यू कितनी है 85%। 85% को इसको हमने एक्स माना है। अगर एक्स माना तो 85% एक्स इज इक्वल टू 2,55,000। ठीक है जी, 85% x is equal to 2,50,000, तो x is equal to 2,55,000 divided 85 into 100 which is equal to 3 लाख। इसका मतलब फर्स्ट बुक वैल्यू 1 अप्रैल 2019 को 3 लाख रुपए है। ओके, अब अगर हमारे पास 3 लाख रुपए आइटम आ गई तो अब हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बस सर अब तो सिंपल होगी, अभी जो पुरानी वाली बात। अब ओपनिंग डेट को आ गई, अब हमें क्या चाहिए, यहां से लेकर के यहां तक का डेप्रिसिएशन चाहिए। ठीक है, अब रेट हमारे पास है, अब रेट भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, तो हमें चाहिए बुक वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2020 और मेरे पास क्या है, बुक वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2019 माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स। क्यों, यहां से लेकर के यहां तक 4, 5, ये कितने हो गया 9 मंथ्स और आगे कितना है हमारा 3 मंथ्स प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन। तो 3 लाख रुपए मेरा ये आ गया, माइनस डेप्रिसिएशन कितने को 3 लाख, रेट कितना 15 डिवाइड बाई 100 इंटू पीरियड कितना 9 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। इसको हमने जब 3 लाख में से कैलकुलेट करके तो मेरे पास आ गया 2,66,250। तो इसी वैल्यू को हम कहां ले गए, यहां ले गए। अब बताओ, दोनों आ गई मेरे पास वैल्यू। अब वैल्यू आ गई तो क्या हुआ सर, अब हमारे पास देखते हैं क्या हुआ। 2,70,000 मेरी भी मार्केट वैल्यू है, जबकि बुक वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन 2,66,250 है। It means there is a capital profit. There is a capital profit. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम डेप्रिसिएशन को 2 मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे स्टेप्स क्या हैं, पहले बुक वैल्यू एट द एंड, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग। बीच का अमाउंट क्या हो गया, डेप्रिसिएशन। डिफरेंस क्या होगा, डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन अमाउंट डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग इनटू 100। लो जी, एक मेथड ये था। दूसरा मेथड बुक वैल्यू एट द एंड, जो अभी था, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग हमने x मान लिया, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन R% हो गया, तो क्या हो गया 1 माइनस R% इंटू एक्स इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। यही किया ना हमने, 1 माइनस R यानी कि 1 माइनस R 15%, कितना हो गया 85%, x को मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस कितना था मेरा 2,55,000। ये रखो, फिर हमने क्या किया, x को सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद सो द बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ रीवैल्यूएशन क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू इन द बिगिनिंग माइनस डेप्रिसिएशन फॉर द रेलेवेंट टाइम, राइट। और कंपेयर इट विद द फेयर वैल्यू, ठीक है। और कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा ऑन द रीवैल्यूएशन, विच जो भी डिफरेंस होगा। ओके, तो सर इसकी अब इंपैक्ट क्या होता है, इसकी एडजस्टमेंट क्या की जाती है। बिल्कुल एडजस्टमेंट अब हम इससे आगे जो है हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वहां भी ये बात डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक तो हो गई मेरी रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ये एडजस्टमेंट हुई। इसकी कैलकुलेशन क्या होती है सर, प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ये 2 आ गई, 2 एडजस्टमेंट होंगी और कुछ नहीं होगा। कहां इफेक्ट हुआ, स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी, अभी आपको मैंने बताया। यहां भी वही होगा, कैलकुलेशन होगी, लेकिन ये एक तो वर्किंग नोट में और एक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, दूसरा भी वर्किंग नोट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। अब जो वर्किंग नोट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं सर, ये तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल में जाता है और दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाता है, बस, और कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। अब इस चीज को हम डिस्कस करेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, उसमें एक एडजस्टमेंट ये लेंगे और 2 एक एडजस्टमेंट्स आपकी जो पुरानी हमने डिस्कस कर रखी हैं, चाहे अनरियलाइज प्रॉफिट की है, कॉमन डेट की है,
वो सारा उसमें इनकॉर्पोरेट करके एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, एंड दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी विल डिस्कस in the next lecture.